नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पशुधन परिचर में आने वाले कुछ पशुपालन के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। वर्गमूल एक टॉपिक है, उसके बारे में भी प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने सामने, निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास राठी है, हरियाणवी है, मेवाती है और मालवी है। तो निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? तो बताना है आपको, राठी आएगी, हरियाणवी आएगी, मेवाती आएगी या मालवी आएगी? बताइए बताइए बेटा, आप बताइए पहले में से क्या राइट होगा। देखो सबसे पहली बात आपको, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे पशुपालन का पहला एक तो नस्लों वाला टॉपिक हुआ, एक डेयरी वाला टॉपिक हुआ, एक नॉर्मल रोगों वाला हुआ। रोगों और अगर इनमें से बात करते हैं नस्लों में से, तो पहला प्रश्न हमेशा ये आता है, निम्न में से कौन सा दुधारू है, कौन सी बारवाक है, कौन सी द्विप्रयोजनी है। रोगों में हमेशा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, कौन सी फफूंद जनित है। तो देखो निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? तो राठी तो है, हरियाणवी भी है, मेवाती भी है, मालवी नहीं है, क्योंकि मालवी कौन सी नस्ल है बेटा? बारवाक है। कौन सी नस्ल है? बारवाक। तो इसके अंदर कौन सा वाला राइट हो जाएगा? मालवी वाला राइट हो जाएगा। तो पहले के अंदर आप कर सकते हो, पहले के अंदर कौन सा राइट हो जाएगा? मालवी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखो पशुओं की नस्ल है और वितरण क्षेत्र है। तो अपन को मिलान करना था कि पशुओं की नस्ल और वितरण क्षेत्र मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको आप देखना, ऑप्शन अपन अभी आगे देखेंगे नीचे। तो देखो अपने पास ऑप्शन ये है, ये अपने पास ऑप्शन है पशु की नस्ल और वितरण क्षेत्र। तो पहला अपने पास गिर गाय है, मालवी है, मेवाती है और राठी है। तो देखो मिलान वाले प्रश्न हमेशा कैसे किए जाते हैं, जिसको आता है वो भी ध्यान देना, जिसको नहीं आता है वो भी ध्यान देना। गिर गाय है, अब गिर गाय इसमें ऐसे करते हैं जैसे आप लिखो फर्स्ट। अब गिर गाय आपको लगता है कि उत्तर राजस्थान राइट है, पूर्व राजस्थान राइट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान राइट है या दक्षिण राजस्थान? इसके हिसाब से दक्षिण राजस्थान राइट है, यानी पहले के अंदर हो गया क्या? डी हो गया। दूसरे के अंदर आ जाओ, मालवी यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी कि दूसरे के अंदर राइट हो गया कौन सा? सी। मेवाती, मेवाती राजस्थान मतलब अलवर भरतपुर के अंदर मिल रही है, उत्तर प्रदेश के आसपास मिल रही है, यानी कि पूर्व राजस्थान हो जाएगा, यानी तीसरे के अंदर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। राठी का उत्तर राजस्थान हो जाएगा, यानी कि आप देखो ऑप्शन डी सी बी ए किस में आ रहा है? तो अपन को दिख रहा है डी सी बी ए। तो ये देखो डी सी बी ए तीसरे नंबर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर राइट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, देखते हैं। ये आ गया अपना तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा गाय के वितरण स्थान से संबंधित नहीं है? तो देखो बेटा, थार पारकर गाय पश्चिमी राजस्थान सही है। अरे थार पारकर गाय पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सही है। गिर गाय दक्षिण राजस्थान सही है। मेवाती गाय पूर्वी राजस्थान भी सही है। राठी गाय पूर्वी राजस्थान नहीं है। राठी गाय कहाँ की है? उत्तर राजस्थान, क्योंकि उसका वितरण क्षेत्र अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ पढ़ा था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला आ जाओ चौथे नंबर का, निम्न में से अजमेर भीलवाड़ा किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? तो याद रखना, अजमेर भीलवाड़ा किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? ऑप्शन में आपके पास जो नस्लें आ रही है वो ये है, देखो ये वाली नस्लें आपके पास ऑप्शन में आई है, राठी गाय है, थार पारकर है, गिर है, मालवी है। तो अजमेर भीलवाड़ा में इनमें से कौन सी नस्ल मिलती है? तो अजमेर भीलवाड़ा में कौन सी नस्ल मिलेगी? गिर। कौन सी मिलेगी? गिर, क्योंकि गिर का क्या है, अजमेर और भीलवाड़ा में किस लिए मिल रही है बेटा? मैंने आपसे कहा था कि अजमेर में रामसर अजमेर में उसका प्रजनन फार्म है, इसलिए गिर नस्ल वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाने की संभावना भी ज्यादा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। राठी गाय, राठी आता तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ आता, थार पारकर गाय पश्चिमी राजस्थान में यानी जैसलमेर बाड़मेर में ज्यादा मिल रही है, गिर गाय अजमेर भीलवाड़ा में, और अगर मालवी गाय का पूछता तो मिलता कोटा, बारा, झालावाड़ में ज्यादा मिलती। उसके बाद अगली नस्ल है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? बताइए, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बताइए कौन सी आएगी? बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में कौन सी गाय की नस्ल मिलेगी? थार पारकर। कौन सी मिलेगी? थार पारकर। मैंने आपको बताया था थार पारकर, थारी, ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी, रंग परिवर्तन, सर्वाधिक ताप सहनशील, वही नस्ल है, इसलिए वहां पे बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में कौन सी मिलेगी बेटा? थार पारकर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाड़मेर के सांचौर क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, तो फिर मिलेगी वहां कांकरेज। फिर वहां कौन सी मिलेगी? कांकरेज। तो ये चीज भी आपको याद रखना है।
अगला आ जाओ बेटा, भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है किसका? साहिवाल का, राठी का, गिर का या थार पारकर का? पूछ रहा है भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल। दूध उत्पादन नहीं पूछ रहा, वह दूध उत्पादन पूछता तो साहिवाल आता, लेकिन वो पूछ रहा है दुग्ध काल किसका लंबा होता है, तो किसका हो जाएगा? गिर आ जाएगा। इसके बाद अगला आ जाओ, 7वें नंबर का प्रश्न आएगा अपना, सरकारी डेयरी फार्मों पर मुख्यतया गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो सरकारी डेयरी फार्मों पर मुख्यतया कौन सी नस्ल मिलती है बेटा? रेड सिंधी। और रेड सिंधी का उत्पत्ति स्थान कहां था? कराची, पाकिस्तान। कहां था? कराची, पाकिस्तान। उसके बाद अगला आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की वह नस्ल जो शक्ति, शर्म व तेज दौड़ने हेतु प्रसिद्ध है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? अमृतमेल, नागौरी, मालवी और हरियाणवी। तो फाइनल आंसर नागौरी राइट हो जाता। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछता कि कृषि कार्य हेतु सर्वोत्तम बैल किस नस्ल के होंगे, तो फिर अपन थोड़ा सा हरियाणवी में जा सकते थे। लेकिन अगर तेज दौड़ने में और उभरा हुआ कुबड़ में आता है तो किसका नाम आएगा बेटा? नागौरी का। याद रखना, नागौरी, नागौर के अंदर राजस्थान में 3 राज्य स्तरीय पशु मेले भी बढ़ते हैं, रामदेव, बलदेव, वीर तेजाजी। जब अपन पशु मेले पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो याद रखना राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले लगते हैं, जिसमें अकेले 3 तो कहां लगते हैं बेटा? नागौर में। कहां लगते हैं? नागौर में लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो, 9वां प्रश्न बताइए, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बारवाग नस्ल कौन सी है? अरे राजस्थान की सबसे बारवाग नस्ल कौन सी है? हरियाणवी, अमृतमेल, नागौरी और मालवी। तो नागौरी हो जाएगा। और अगर भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ बारवाग नस्ल आती तो अमृतमेल आ जाता। अगला प्रश्न आ जाओ बेटा, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? साहिवाल। आपका ऑप्शन आई गया है, साहिवाल आ जाएगा। अगला देखिए, अब 11वें नंबर का प्रश्न अपन देखते हैं। ये 11वें नंबर का प्रश्न आ गया, गाय की किस नस्ल को लोला ब्रीड के नाम से जानते हो? साहिवाल को। किसको नाम जानते हो? साहिवाल। क्यों जानते हो बेटा? क्योंकि उसकी त्वचा थी वो कैसी थी? चमकीली थी। त्वचा कैसी थी? चमकीली थी, इसलिए लोला ब्रीड के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, कोसी किस नस्ल का उपनाम है? कोसी मेवाती का है, क्योंकि मेवात प्रदेश में वो मिल रही थी। अगला आ जाओ बेटा, 13वां, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान बताइए? काठियावाड़, गुजरात। कहां आ जाएगा? काठियावाड़, गुजरात आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, गिर का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़, गुजरात। उसके बाद आ जाओ, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में। ये देखो अगला प्रश्न आ गया आपके 14वें नंबर का, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ निम्न में से किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? बताइए। किसका हो जाएगा बेटा? राठी का। किसका है? राठी का। अगला 15वां प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन सी गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है? तो कौन सी है बेटा? थार पारकर है। कौन सी है? थार पारकर। उसके बाद आप आ जाओ 15 प्रश्न नंबर 16 पे आ जाओ। 16 में अब देखो ऑप्शन अपन को उधर दिख रहे हैं, अभी अपन ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले, राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है बेटा? राठी को। किसको कहा जाता है? राठी को। तो आपको डायरेक्ट उत्तर ढूंढने की जरूरत, देखो राठी को। फिर उसके बाद सांचोरी के नाम से कांकरेज को। तो दूसरा आपको दिख रहा है सी, लोला ब्रीड के नाम से साहिवाल को। तो तीसरे के अंदर आ गया ए। चौथा ऑप्शन अपन उधर देख लेते, चौथा ऑप्शन कौन सा है? ये आ गया। चौथा ऑप्शन अपने पास है ब्रीड, जो लोला ब्रीड थी और कोसी थी। तो इसके हिसाब से अपना फाइनल जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा? कि देखो राजस्थान की कामधेनु तो किसको कहते हैं? राठी को कहते हैं। किसको कहते हैं? राठी को कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपने सामने आता है, सांचोरी के नाम से किसको जानते हैं? कांकरेज को। किसको जानते हैं? कांकरेज को जानते हैं। तो यानी कि पहले के अंदर अगर बात करते हैं राजस्थान की कामधेनु में तो डी आ जाएगा, सांचोरी में बात करते हैं तो दूसरे में सी आ जाएगा, और तीसरे में बात करते हैं तो लोला ब्रीड साहिवाल आ जाएगा, यानी कि तीसरे में ए आ जाएगा, और चौथे के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? बी। तो डी सी ए बी किस में आ रहा है? देखो
डी सी ए बी। तो सेकंड नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा, बी वाला राइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या, एक प्रश्न उधर था और इधर था ना, तो थोड़ा सा वो दिक्कत आ गई होगी आपको दिखने में, लेकिन इधर देखो अब आगे 17वां प्रश्न देखो। 17वां प्रश्न देखो बेटा, गाय के किस नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखो गाय के किस नस्ल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो थारपारकर, राठी, साहिवाल और गिर। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, साहिवाल वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना, साहिवाल वाला राइट हो जाएगा। अगला देखो बेटा 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो 18वां प्रश्न आप देखो, साहिवाल का उद्गम स्थान, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं मोंटगोमरी पाकिस्तान, वो आपसे पूछ रहा है, देखो मोंटगोमरी पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखो 19वां प्रश्न, आंखें काजल डाली हुई शर्मिली, केले के पत्ते के समान कान, ये किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो गिर की, किसके आ जाएगा, गिर के आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो 20वें नंबर का, निम्न में से पशुओं की नस्ल, मतलब वो आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल है, मतलब दुधारू नस्ल कौन सी है। तो आपको बताना है दुधारू नस्ल कौन सी हो जाएगी बेटा, गिर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गिर हो जाएगी। ये अपने 20 प्रश्न थे जो पशुपालन में नस्लों के थे। अब अपना दूसरा वाला जो था वो देखो, पेज नंबर 2 पे देखते हैं। सबसे पहला अपना 21वां प्रश्न देखो बेटा, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में है सामने, देखो पशु और गर्भकाल। तो देखो मिलान करने में आपको पता होना चाहिए कि गाय का कॉलम आ रहा है कौन सा, सी से, किससे आ रहा है, सी से। औरत के समान गर्भकाल बोले या 9 माह 9 दिन बोले, गाय का गर्भकाल होता ही होता है। बकरी के गर्भकाल की अगर अपन बात करते हैं तो 5 माह 5 दिन, मुर्गी की बात करते हैं तो अपन 21 दिन, और भैंस का 10 माह 10 दिन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपना प्रश्न, गाय के अंदर कौन सा आ जाएगा, सी, बकरी के अंदर कौन सा आ जाएगा, डी, मुर्गी के अंदर कौन सा आ जाएगा, बी, और ये आ गया ए। तो सी डी बी ए। तो बताओ कौन से में आ रहा है, सी डी बी, इसमें आ रहा है। अब आपको आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की। उसके बाद 22वां प्रश्न देखो आप, ये 22वां प्रश्न देखो बेटा, निम्न किन पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं। बताइए किन पशुओं के समूह को हर्ड कहते हैं। आपका सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है कि किस पशु के समूह को हर्ड कहते हैं, वो बताना है आपको। गाय भैंस के, किसके समूह को कहते हो बेटा, गाय और भैंस के समूह को आप क्या कहते हो, हर्ड कहते हो। जो बिल्कुल इजी प्रश्न है जिसका उत्तर आप दे सकते हो। उसके बाद 23वां नंबर का प्रश्न है, बध्याकृत नर भेड़ को कहते हैं। बताइए, विडर कहोगे, रेम कहोगे, बक कहोगे या बितर कहोगे, बताओ बताओ। बध्याकृत नर भेड़ को क्या कहोगे, विडर। क्या कहोगे, विडर, यानी ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आया। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा बेटा। सोचना क्या पड़ेगा, देखो 24वें प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऊंट की श्वसन दर होती है, तो ऊंट की श्वसन दर होती है 5 से 7, यानी पहले के अंदर कर दो डी, फर्स्ट में डी। भेड़ और बकरी की नाड़ी दर होती है तो 70 से 80, तो दूसरे के अंदर हो गया बेटा ए। कुक्कुट की नाड़ी दर कितनी होती है, तो कुक्कुट की नाड़ी दर इसके हिसाब से होती है 120 से 160, यानी तीसरे के अंदर हो गया सी। मुर्गियों की श्वसन दर कितनी होती है बेटा, मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ, सबकी 15 से 30 होती है, तो चौथे के अंदर हो गया क्या, बी। तो बताओ डी ए सी बी कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो वो देखते हैं डी ए सी बी। तो देखो ये मैं आपको बता दूं डी ए सी बी। तो देखो ये डी ए सी बी आ रहा है, डी ए सी बी। तो चौथे नंबर का ऑप्शन राइट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल आराम से। अगला देखो 25वां प्रश्न, फ्लोक कहलाता है। अगला प्रश्न अपने सामने 25वां देखो, फ्लोक कहलाता है मुर्गी व भेड़ का समूह, गाय भैंस का समूह, सुअर का समूह या ऊंट का समूह। देखो ऊंट का समूह तो हर्ड और टोला कहलाया, सुअर का समूह कहलाया क्या, ड्रोव। क्या कहलाया, ड्रोव। गाय भैंस का समूह कहलाया बेटा हर्ड, और जबकि मुर्गी व भेड़ का समूह क्या कहलाता है, फ्लोक। उसके बाद 26वां देखो, ड्रोव किस पशु का समूह कहलाता है, सुअर का। किसका कहलाता है, सुअर का। उसके बाद अब आ जाओ 27वें प्रश्न में आ जाओ।
27वां, बद्याकृत किया हुआ मुर्गा कहलाता है केपन। क्या कहलाता है बेटा? केपन, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केपन। अगला, टपिंग किस पशु की संभोग क्रिया है? टपिंग भेड़ की। किसकी है? भेड़ की संभोग क्रिया है। अगला प्रश्न आपके सामने 29वें नंबर का, निम्न को सुमेलित करो, पशु का नाम और संभोग क्रिया। तो बताओ, गोवंश में क्या आ जाएगा? सर्विंग, यानी पहले में आ गया सी। अब देखो ऐसे करते हैं बेटा, जब ऐसे ऑप्शन सोल्व करने होते हैं तो ऐसे करते हैं कि जैसे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि गोवंश के अंदर माना सर्विंग आ रहा है, यानी पहले में सी आ रहा है, तो यानी कि अब अगर राइट होगा तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। सुअर के अंदर आ रहा है कपलिंग, क्या आ रहा है? कपलिंग, यानी दूसरे में बी। अब तो फाइनल हो ही चुका है भाई, यही वाला ऑप्शन राइट होगा। होगा या नहीं होगा? अगला आ जाओ। अगला प्रश्न है बेटा आपके सामने, लैम्बिंग का संबंध किससे? भेड़ से। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया। 31वें नंबर का प्रश्न अब आप देखिए। 31वां नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पशु का नाम, नवजात बछड़ा, भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है भैया? लैम्ब, यानी पहले में बी। बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? किड, यानी दूसरे में ए। पहले में बी हो गया और दूसरे में ए। सुअर का बच्चा कहलाता है डी, यानी कि ए मतलब बी ए डी, यानी देखो सबसे पहले ढूंढो बी ए डी, और चौथे में मुर्गे में चीक आ रहा है, यानी कि सी, बी वाला ऑप्शन राइट होगा या नहीं होगा? अगला आ जाओ बेटा, 32वें नंबर का प्रश्न आ जाए आपके सामने। पशुओं में तापमान कौन से अंग से करते हैं? गुदा क्षेत्र से। कौन से अंग से करते हैं बेटा? गुदा क्षेत्र से। फिर उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऊंट को मुख्यतया किसके आधार पर विभाजित किया गया? कुब्बड़ के आधार पर। किसके आधार पर? कुब्बड़ के आधार पर विभाजित किया गया है, ठीक है ना, याद रखना, कुब्बड़ के आधार पर विभाजित किया गया है। अगला, गाय को किसके आधार पर विभाजित किया गया? कुब्बड़ और क्षेत्र दोनों आएगा, ठीक है ना, कुब्बड़ और क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। ऊंटों को तो मुख्यतया जो कुब्बड़ के आधार पर किया गया था, मुख्यतया अगर ऐसे तो दो भागों में किया गया था, कुब्बड़ और क्षेत्र के आधार पर, लेकिन मुख्यतया जो पूछे तो कुब्बड़ के आधार पर किया गया है, लेकिन गाय को क्षेत्र के आधार पर भी किया गया और कुब्बड़ के आधार पर भी। क्योंकि देखो क्षेत्र का आधार तो ये हुआ बेटा, एक देसी और एक विदेशी हो गया, और वहां पे कुब्बड़ में क्या हुआ कि एक कुब्बड़ वाला था, एक कुब्बड़ रहित था। लेकिन वहां ऊंटों में क्या हुआ था कि कुब्बड़ रहित और कुब्बड़, एक कुब्बड़ वाला और दो कुब्बड़ वाला, दो कुब्बड़ के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 35 बताइए भैया। 35 वाटर बुफेलो और कीचड़ बुफेलो में अंतर होता है? गुणसूत्रों का अंतर होता है। ऐसा नहीं होता बेटा वो वाटर बुफेलो वाटर में रहती है और कीचड़ वाली कीचड़ में रहती है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनमें गुणसूत्रों का अंतर होता है, याद रखना। हाँ डी आएगा ना गाय में, कुब्बड़ और क्षेत्र। वाटर बुफेलो कीचड़ में दोनों में अंतर गुणसूत्रों का हो गया। 36 वाला देखिए भैया, किसी कारणवश यदि पशु का तापमान गुदा क्षेत्र से ज्ञात नहीं किया जा सके तो किस भाग से ज्ञात किया जाएगा? योनि से ज्ञात किया जाएगा। कहां से ज्ञात किया जाएगा? योनि से। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भैया, पानी वाली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। 50। पानी वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या 50 होती है, और कीचड़ वाली भैंस में गुणसूत्र संख्या 48। कीचड़ वाली में 38 में 48 आ जाएगा भैया। गाय में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। 60। गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60, और बकरी में भी कितनी होती है? 60। पशुओं में नाड़ी दर ज्ञात करते हैं, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रतिदिन, इनमें से कोई नहीं, प्रति मिनट। कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी निम्न में से किस पशुओं में नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? गोवंश, भेड़, बकरी, ऊंट। लेकिन आपने चौथा वाला ऑप्शन नहीं देखा, ए वो सी, तो दोनों ही राइट होंगे, ए वो सी, क्योंकि ऊंट में भी वहीं से ज्ञात करते हैं जहां से गाय भैंस में ज्ञात करते हैं, तो ए वो सी राइट हो जाएगा। भेड़ और बकरियों में नाड़ी दर किससे ज्ञात करते हैं? 42वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भेड़ और बकरियों में नाड़ी दर किस स्थान से ज्ञात करते हैं? तो पेमोरल आर्टरी से। किससे ज्ञात करते हैं? पेमोरल आर्टरी से। पेमोरल आर्टरी से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, पेमोरल आर्टरी। भेड़ बकरियों में पेमोरल और मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी किसमें? गोवंश में और ऊंट में, यानी ए वो सी राइट हो जाएगा।
उसके बाद 43वां प्रश्न आपके सामने फिर आ गया है, मांस सुमेलित करना है भैया, मांस को। तो मांस को सम्मिलित करने के लिए ये है कि गाय का मांस तो कहलाएगा बीफ, यानी पहले में आ जाएगा डी। भैंस का बफन यानी दूसरे में आ जाएगा बी। बकरी का कहलाएगा चेवन यानी तीसरे में आएगा ए। नवजात बछड़े का मांस व्हील यानी चौथे में आ जाएगा सी। डी बी ए सी किस में आ रहा है भैया? डी बी ए सी यानी कि सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। ये आपका 43वें नंबर का प्रश्न था जो भी अपना पूरा हो चुका है। अगला आ जाओ आप 44वें नंबर पर। किस पशु के समूह को ड्रो कहा जाता है? सुअर। ये पहले भी आ गया, रिपीट था ये क्वेश्चन, तो ड्रो कहलाता है। किस पशु की संभोग क्रिया टपिंग? ये पहले भी आ गई शायद। टपिंग किसका कहलाता है बताओ? भेड़ का। किसका कहलाता है बेटा? भेड़ का कहलाता है। अब आप देखो नंबर 46 नंबर का प्रश्न देखिए आप, 46वें नंबर का। ये देखो, ये 46वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस पशु के शरीर का तापमान दिन में 2 बार परिवर्तन होता है? ऊंट का। ऊंट का सुबह अलग होगा, दिन में अलग होगा, शाम को अलग होगा, उसका टेम्परेचर परिवर्तन होता है। अगला 47वें नंबर का, गाय व भैंस में नाड़ी दर किस स्थान से ज्ञात करते हो? मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी। पहले भी आ गया ये, वहां पे ऊंट ऑप्शन में साथ में था, और डायरेक्ट अगर आपसे पूछे तो मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से। नवजात बछड़े का मांस क्या कहलाता है? व्हील। क्या कहलाता है बेटा? व्हील कहलाता है। अगला, पोरक किस पशु का मांस कहलाता है? सुअर का। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोरक। और नमकीनी मांस क्या कहलाता है सुअर का? बेकन। जो अगला प्रश्न है बेकन। पशुओं में नाड़ी दर बढ़ने को क्या कहोगे? टोकीकार्डिया। अरे नाड़ी दर बढ़ गई यानी टॉप पे पहुंच गए, टॉप पे, इसलिए टोकीकार्डिया। कम होने को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। हाइपो और हाइपर तो तापमान में याद रखने। हाइपर यानी तापमान बढ़ जाना, हाइपो यानी घट जाना। लेकिन यहाँ तो आपको यही याद रखना है कि पशुओं में नाड़ी दर बढ़ने को कहा जाता है बेटा क्या? टोकीकार्डिया। और घटने वाला अगर आगे प्रश्न आएगा तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। ये अपना 51वें नंबर का प्रश्न पूरा हो चुका है। ये अपना 51वें नंबर का प्रश्न। अब आ जाओ 52वें में। 52 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, सही नहीं है? बताइए 52वें नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? घोड़े का तापमान क्या गाय के तापमान से कम होता है क्या? अरे घोड़े का तापमान गाय के तापमान से कम होता है क्या? हाँ होता है ना सर। घोड़े का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि गाय का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो होता है कम। गाय की नाड़ी दर भैंस की नाड़ी दर से अधिक होती है? हाँ होती है सर। गाय की नाड़ी दर 40 से 50 प्रति मिनट होती है, जबकि भैंस की नाड़ी दर तो 40 से 45 होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। भैंस की शोषण दर गाय की शोषण दर से अधिक होती है क्या? नहीं होती है साहब, क्योंकि भैंस की शोषण दर ज्यादा होती है और गाय की शोषण दर क्या होती है बेटा? कम होती है। तो ये सॉरी, भैंस की शोषण दर गाय की शोषण दर से अधिक होती है, नहीं, भैंस की कम होती है और गाय की ज्यादा होती है। याद रखना, भैंस की तो 16 से 18 प्रति मिनट ही होती है, जबकि गाय की तो 20 से 25 होती है। भेड़ का गर्भकाल गाय के गर्भकाल से कम होता है ना। भेड़ का गर्भकाल तो 5 माह 5 दिन होता है और गाय का गर्भकाल 9 माह 9 दिन होता है, तो इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 में आप देखिए, पशुओं में नाड़ी दर घटने को क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया याद रखना। अगला, नवजात बछड़ा क्या कहलाता है? भेड़ का लैम। क्या कहलाता है? लैम कहलाता है। 55वें नंबर का प्रश्न देखें, मादा भेड़ क्या कहलाती है? मादा भेड़ ईव, डेम या ईव। अगला बता दीजिए भैया आप, लैम्बिंग का संबंध किससे है? भेड़ से। किससे? भेड़ से। लैम्बिंग का संबंध किससे है? भेड़ से। तो यानी कि पहले में आ गया बी। किडिंग का संबंध किससे? बकरी, यानी दूसरे में आ गया सी। काविंग का संबंध किससे? गाय से, यानी तीसरे में आ गया डी। और चौथे में क्या आ जाएगा? ए, यानी कि डी बी सी डी ए किसी में आ रहा है क्या? सेकंड नंबर वाले में आ रहा है, तो अपन को 2 ऑप्शन तो देखने की आवश्यकता ही नहीं रही।
अब आएगा अपना 57वें नंबर का प्रश्न आएगा। ये 57वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताइए भैया, नर भेड़ जो प्रजनन हेतु होता है क्या कहलाता है? रेम। क्या कहलाता है? रेम कहलाता है। घोड़े की श्वसन दर क्या कहलाती है प्रति मिनट? बताओ, घोड़े की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होगी? 8 से 12। कितनी होती है बेटा? 8 से 12। ये तो लेटेस्ट प्रश्न है, अभी पशुधन पर, इसमें पशुधन सहायक में ही पूछा गया था, क्या होगा? 8 से 12 होगा। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। किस पशु की मादा को सा या गिल्ट कहा जाता है? सुअर की मादा को। किसकी मादा को कहा जाता है? सुअर की मादा को कहा जाता है। मादा बकरी को क्या कहोगे? नैनी या डोई कहोगे। अगला 62वां आ जाओ बेटा। निम्न में से किस पशु की श्वसन दर सबसे कम होगी? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और एक और ऑप्शन में होगा घोड़ा। तो इनमें से किसकी श्वसन दर सबसे कम होगी? घोड़े की होगी। किसकी होगी? घोड़े की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये वाला अपना प्रश्न हो गया था 62वां। अब 63वां प्रश्न देखो। 63वां प्रश्न देखो भैया। ऊंट में अवध्याकृत नर क्या कहलाता है? ऊंट में मैया। क्या कहलाता है? मैया। अवध्याकृत यानी कि प्रजनन वाला, यानी क्या कहलाएगा भैया? मैया कहलाएगा। 64वें नंबर का देखो। नर बकरा जो प्रजनन योग्य का काम करता है वो क्या कहलाता है? नर बकरा जो प्रजनन वाला हो क्या कहलाएगा? बक। क्या कहलाएगा? बक। नर घोड़ा जो प्रजनन का काम करता हो जो स्टेलियन स्टड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेलियन स्टड। किस पशु में, निम्न में से किस पशु के शरीर का तापमान सबसे न्यूनतम होता है? गाय, बकरी, ऊंट और घोड़ा। तो ऊंट हो जाएगा। ये बताइए भैया, आगे बताइए। ये प्रसव क्रिया पूछ रहा है। बकरी की प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? काविंग। यानी पहले के अंदर तो क्या हो जाएगा? सी। पहले में कितना हो जाएगा? सी। गोवंश के अंदर काविंग हो जाएगा, यानी दूसरे में हो जाएगा, सॉरी, पहले के अंदर तो डी होगा, किडिंग होगा ना, डी होगा। दूसरे के अंदर गोवंश है तो यानी सी हो जाएगा। तीसरे के अंदर सी है तो यानी कि बी हो जाएगा, और चौथे के अंदर हो जाएगा ए, यानी डी सी बी ए। किसी में आ रहा है क्या? पहले वाले नंबर में आ रहा है। तो ये आपका 67वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ये 67 वाले नंबर था। तो ये अपने पशुपालन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसके बारे में आपने पढ़ा। आप